Hello students. Today in business studies we'll start chapter number 2 forms of business organization. आज हम सीखेंगे कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब आप डिसाइड कर ले कि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो ये आता है कि किस तरीके का बिजनेस आप ओपन करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस के भी आपकी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें लेट्स से कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देयर इज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बाद प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आपके नॉन कॉपरेटिव फॉर्म एंड कॉपरेटिव फॉर्म आते हैं। देन देयर इज पब्लिक एंड देन जॉइंट सेक्टर। ठीक है, नॉन कॉपरेटिव फॉर्म में जब हम प्राइवेट की बात करें तो यू हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब इनको जो है हम एक करके सब सीखेंगे। सबसे पहली जो फॉर्म होती है बिजनेस की वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको बिजनेस खोलना है तो आप सोल प्रोप्राइटर से के बारे में सोच सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली वो होती है जहाँ पे जो बिजनेस का जितना भी फाइनेंस है वो सिर्फ एक पर्सन लाके देता है। यानी बिजनेस का जो ओनर है वो सिर्फ एक जना होता है, सिंगल पर्सन ही कैपिटल लेकर आता है बिजनेस के अंदर, उसको लगा के बिजनेस शुरू करता है। उस बिजनेस में सारे डिसीजंस लेता है, सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, और जो प्रॉफिट या लॉस अगर उससे मिलेगा तो वो भी वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होगा, और उस प्रॉफिट को भी वो खुद ही लेता है। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कोई भी सैलून या कोई ब्यूटी पार्लर या छोटी छोटी कोई भी आपकी रिटेल शॉप्स हो गई, दीज ऑल आर सोल प्रोप्राइटरशिप्स। अब इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर इसका ये है कि इट हैज़ अ सिंगल ओनरशिप। इसका जो ओनर है वो सिर्फ एक ही है। ओके, इसका जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर के पास होता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो जो उसका ओनर है वो सारे डिसीजन खुद लेता है, सारा कंट्रोल उसका खुद ही है। अब थर्ड फीचर होता है इसका नो लीगल सेपरेट एंटिटी। देखो सेपरेट एंटिटी क्या होता है कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर अलग नहीं माने जाते। क्यों नहीं अलग माने जाते? कि अगर इन केस बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को बेयर करने के लिए हम ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पर अटैक कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे? जैसे कि हमने आपको भी बताया कि अगर बिजनेस में जो ओनर आपका शुरू करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले जो है बेयर करनी पड़ेगी कि अगर वो कोई लॉस हो जाता है, ओके, बिजनेस जो है वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो सारे लॉस जो है छुपाने के लिए आपको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आप जो है उसको चुकता करा सकते हो। उसकी पर्सनल कार से या उसका पर्सनल होम हो गया, घर हो गया। Okay, that is why the sole proprietor has unlimited liability. फिफ्थ इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें क्या होता है आपका कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, और ना ही उसको खत्म करने के लिए। और बिजनेस में मोस्टली ये हो रहा होता है आपका कि आप अगर बिजनेस शुरू करें तो आपको बहुत तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपको फिल करने पड़ेंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसके केस में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। आप बिजनेस को बहुत आराम से शुरू भी कर सकते हो, और जब आपका मन करे आप उसको खत्म भी कर सकते हो। आपको कहीं पर इस चीज का रिकॉर्ड दिखाने की कोई नीड नहीं है। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर तो इसका यही है कि जो ओनर है आपका वो सारा का सारे लॉस का खुद ही भुगतान करेगा, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का भी जिम्मेदार वही है, तो सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलता है। उसको अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ फायदे होते हैं। देर आर सम मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना और इसको क्लोज करना, एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस फॉर्म्स जिनमें कि उनको स्टार्ट करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उनको क्लोज करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो दीज आर द मेरिट्स, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो आपको क्विक लेने पड़ते हैं, बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है। कि जब भी आप डिसीजन लो तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो, क्योंकि एक ही इंसान जो है वो सारे डिसीजन लेगा, उसको किसी और का सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। जब दो लोग आपस में डिसीजन ले रहे होते हैं तो टाइम लग जाता है, बट क्योंकि सारा डिसीजन एक ही लेगा तो डिसीजन बहुत जल्दी होता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है उसको, अगर उसने अपना एफर्ट्स दिए और उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो उसको लगता है कि हाँ उसने कुछ अकम्पलिश कर लिया, कुछ उसने कंप्लीट कर लिया, पा लिया, तो एक सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है। दूसरा यहाँ पर माना जाता है कि मैरिट्स में अगर हम देखें
फॉर द अदर पार्टी, जिन्होंने अगर इनको कुछ उधार दिया है, उनके लिए ये सही माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी जो सोल प्रोप्राइटर को उधार दे रही है, वो उस उधार को उसकी पर्सनल चीज़ों से अटैक करके उसको चुका सकती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी दूसरे लोगों के लिए मेरिट है, लेकिन ओनर के लिए ये जो है ये डीमेरिट कहा जाएगा। फिफ्थ इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अब जैसे कि सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर लो, कभी भी खत्म कर लो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। सिक्स पॉइंट इज सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। तो ये सबसे बड़ा आपका फायदा है कि रिस्क हो, कोई भी रिस्क होता है तो वो सारा का सारा एक जने को उठाना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो वो सारे के सारे प्रॉफिट का हकदार सिर्फ एक ही जना रहता है, जो उसका सोल प्रोप्राइटर यानी ओनर होता है। इतने सारे फायदे के बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन आपकी ये रहती है कि इसमें आपको लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स मिलते हैं, यानी कैपिटल आप जो है बहुत ही कम आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि एक ही जना कैपिटल लेके आता है। दो जने होंगे तो दो जनों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही जना करता है तो फाइनेंशियल रिसोर्स आपके बहुत लिमिटेड रहते हैं। सेकंड है आपका लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, कि एक ही जना सारी चीजें कर रहा है, जरूरी नहीं है उसके अंदर मैनेजर की स्किल्स भी हो, तो मैनेजरल एबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी जो है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। जैसे कि अगर हमने बोला था कि ये मेरिट भी है, तो अदर पार्टी के लिए मेरिट है, लेकिन आपके ओनर के लिए ये एक तरीके की लिमिटेशन है, एक तरीके का डीमेरिट है कि उसको ही सारा रिस्क अगर कुछ होता है बिजनेस में तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको चुकाना पड़ेगा। इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है बिजनेस की। क्यों? क्योंकि अगर इसका ओनर एक जना जो चला रहा है, अगर वो मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इसका इफेक्ट उसके बिजनेस पे पड़ेगा, उसको बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दैट इज वाई द बिजनेस हैज अनसर्टेन लाइफ। फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस को आप आगे बढ़ाएं तो उसका स्कोप बहुत कम है। स्कोप इसलिए कम है क्योंकि आपको इनको एक्सपेंड करने के लिए ना तो ज़्यादा अच्छी कैपिटल है आपके पास और ना ही ज़्यादा अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स है आपके पास। सो दैट इज वाई द लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इज देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले देयर इज अ सूटेबिलिटी, कि सोल ट्रेडरशिप जो है वो किस तरीके के बिजनेस के लिए सही रहता है। कि उस तरीके के बिजनेस के लिए सही रहता है जहाँ पे आपकी पर्सनल अटेंशन जो है वो कस्टमर के लिए रहती है, जैसे कि टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, उनमें आप सोल प्रोप्राइटर शुरू कर सकते हैं। जहाँ पे गुड्स जो है वो इतने ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं होते, जैसे कि अनस्टैंडर्डाइज चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी, आर्टिस्टिक। ठीक है, कैपिटल जो है वो लिमिटेड कैपिटल से आप शुरू कर सके, वहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटर पे जाइए। लेकिन जहाँ आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आपको कंपनी या पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक जना अकेले आप आराम से वो रिस्क उठा सकता है, तो आप सोल प्रोप्राइटर में जा सकते हैं। ओके, सो ये तो था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ना क्लास, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर एक पूरी की पूरी फैमिली अपना एक बिजनेस शुरू करती है। बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है वो बिजनेस में लगाती है, और बिजनेस में लगाकर एक नया बिजनेस ओपन करती है, और उसमें सारे मेंबर्स उसकी फैमिली के लोग होते हैं। जो उसमें सबसे हेड होता है फैमिली में, जो सबसे बड़ी एज में होता है, वो उस फैमिली का कर्ता कहलाता है। और वो जो करता है वो सारे के सारे डिसीजंस वो ही ले रहा होता है, और उसी के पास सारी चीज़ें होती है, सारे राइट्स होते हैं। वो सबसे हेड माना जाता है वहाँ पे, कि ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ही इज आल्सो नोन एज अ कर्ता, एंड ही विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। ये जो हिंदू लॉ में इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो है वो गवर्न किया गया है। एंड जैसे ही कोई पर्सन एक फैमिली में उसका जन्म होता है, वैसे ही वो उस जन्म लेते ही उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है, उस फैमिली मेंबर की उस बिजनेस में उसकी उसको मेंबरशिप मिल जाती है। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन के लिए कम से कम फैमिली में दो लोग होने ज़रूरी हैं, और वो दोनों के दोनों फैमिली से ही होने चाहिए, कोई आस फ्रेंड्स या पड़ोसी नहीं नहीं हो सकते। अगर आपको ये शुरू करना है तो आपके पास कोई आपकी जायदाद संपत्ति होनी चाहिए आपकी फैमिली की, जो आप इसमें लगाएंगे। सेकंड फीचर इसका ये है कि मेंबरशिप जो है बर्थ से ही हो जाती है। जैसे ही आपने जन्म लिया एक फैमिली में तो आपकी मेंबरशिप हो जाएगी। अब मेंबरशिप में भी दो चीज़ें यहाँ पे रहती है, दया भागा सिस्टम एंड मिताक्षरा सिस्टम। देखो, दया भागा जो सिस्टम है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी सारी कंट्री में मिताक्षरा सिस्टम है। वेस्ट बंगाल के अंदर दया भागा सिस्टम के अकॉर्डिंगली
मेल और फीमेल दोनों जो है मेंबर बन सकते हैं, लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में जो कि पूरी इंडिया में है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के, वहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स हैं, वो ही पार्टनर्स, वो ही आपके मेंबर्स माने जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। थर्ड इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी उसके सारे मेंबर्स जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जितना उनका शेयर है उस बिजनेस के अंदर, लेट्स से 10%, तो वो 10% के ही भागीदार होंगे रिस्क में या लॉस में। लेकिन जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, जितना उसका शेयर है उससे भी ज्यादा उसकी लाइबिलिटी होती है। कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस जो है वो किसी की डेथ से या इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता से, अगर कर्ता काम ना कर पाए या किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता के मरने के बाद फिर जो दूसरी फैमिली में जो सबसे बड़ा पर्सन होगा, उसके बाद जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, वो कर्ता का जो काम है वो संभाल लेता है। एक फीचर इसका ये है कि इसमें माइनर मेंबर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस में ये होता है कि 18 साल की उम्र से पहले पहले आप बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकते या मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पर एक माइनर पर्सन जो है वो मेंबर बन जाता है, 18 साल की कम उम्र वाला। लेकिन 18 साल तो बहुत ज़्यादा है, एक पैदा होते ही फैमिली में वो जो है उसको मेंबरशिप मिल जाती है। सो माइनर मेंबर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन दिस बिजनेस। अगर हम इसके फायदे की बात करें, मेरिट्स की, तो देर इज अ इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि जो करता है वो सारे डिसीजन लेता है और वो अकेले ही सारे डिसीजन लेता है, उसको किसी की भी सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डिसीजन जब वो अकेले ले रहा है तो वो बहुत जल्दी ले सकता है, इससे उसका कंट्रोल बहुत इफेक्टिव रहता है। सेकेंड इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। लेकिन उस कर्ता की डेथ से, उसके पागलपन से, अगर वो बीमार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद दूसरा जो है वो बिजनेस को संभाल लेगा, तो बिजनेस कंटिन्यू चल सकता है। लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड है, अगर हम बोले और मेंबर्स की, कर्ता के अलावा बाकी सारे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड रहती है, ये भी इसका एक मेरिट है। सीक्रेसी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बिजनेस को लेके जो सीक्रेसी है वो करता जो है मेंटेन रहती है, क्योंकि सारे डिसीजन करता ले रहा है। करता जो है अपनी मर्जी से किसी से शेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर वो किसी से नहीं शेयर करना चाहता तो वो ना करे, वो सीक्रेट रख सकता है चीज़ों को। लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, क्योंकि सारे मेंबर्स जो हैं वो फैमिली के ही हैं, तो उनके बीच में एक लॉयल्टी रहती है, ठीक है, और वो आपस में कॉपरेट करके बिजनेस के अंदर काम करते हैं। आफ्टर द मैरिट्स देयर आर सम लिमिटेशन ऑल्सो, लाइक कैपिटल बहुत लिमिटेड रहती है। क्यों कैपिटल रहती है? क्योंकि जो आपके पूर्वज छोड़ के गए हैं सिर्फ वो ही आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल इज वेरी मच लिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि एक कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। ऊपर से उस कर्ता का डोमिनेंस भी रहता है, मतलब जो उसने बोल दिया वो आपको फॉलो करना ही करना है, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो उसका डोमिनेंस रहता है। ये एक लिमिटेशन है इसकी। हैस्टी डिसीजन ना, प्लस क्लास इसमें होता क्या है कि करता, क्योंकि सारा प्रेशर काम का उसी के ऊपर होता है, तो वो ओवर बर्डन भी हो सकता है, तो इसलिए वो डिसीजन लेने में कुछ जल्दीबाजी कर सकता है, जिससे कि अनबैलेंस डिसीजन आए। ओके, तो ओवर बर्डन होने की वजह से समटाइम्स ही कैन मेक अ हैस्टी एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ करता। करता जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द फैमिली है तो उसको मैनेजमेंट की सारी चीजें पता हो, ये भी हो सकता है कि लिमिटेड उसकी स्किल्स जो है वो लिमिटेड है। मैनेजर स्किल्स ऑफ करता जो है उसकी वजह से इस बिजनेस को नुकसान फेस करना पड़ सकता है। नाउ क्लास ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बाद हम विल टॉक अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं। अब वो दो लोग, जैसे इसमें इसमें भी थे, दो से ज्यादा लोग थे, लेकिन वो फैमिली के मेंबर थे। अब यहाँ पर आप कोई भी हो सकता है, फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है। सो पार्टनरशिप में बस दो लोग या दो से ज्यादा लोग कितने भी, वो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सबसे पहला फीचर इसका ये है कि पार्टनरशिप शुरू करने के लिए दो लोग चाहिए या दो से ज्यादा चाहिए, यू नीड टू और मोर पर्सन। फिर उसके बाद एक फीचर इसका ये है कि एग्रीमेंट, देयर हैज टू बी वन एग्रीमेंट। आपको जो है एक एग्रीमेंट आप डिसाइड करेंगे जहाँ पे आप चीज़ें लिखेंगे कि आ, जो प्रॉफिट होगा दो पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे, ओके, किसका क्या काम है, बिजनेस कहाँ पे रहेगा, सारी चीज़ें एग्रीमेंट पे लिखी होंगी। क्या लोन है, लोन का परसेंटेज क्या है, ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट आप जो है रिटर्न भी रख सकते हो और ओरल भी रख सकते हो,
ठीक है। कानून की नज़र में ओरल भी माना जाता है और रिटन भी माना जाता है, लेकिन रिटन जो है वो ज़्यादा फेथफुल रह सकता है क्योंकि आगे एविडेंस के लिए वो काम आता है। तो रिटन इज मोर कंसिडरेबल बट ओरल कैन ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट। सबसे सेकंड फीचर्स, थर्ड फीचर्स का ये है कि लॉफुल बिजनेस। आप जो है पार्टनरशिप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आप एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, आप किसी गैर कानूनी काम को शुरू करने के लिए पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट कर सकते। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। ये नहीं है कि दो पार्टनर है तो एक बोले कि मैं ही मैनेजमेंट के सारे डिसीजन लूंगा। दोनों पार्टनर को पूरा पूरा राइट है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके। फिफ्थ इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स जितने भी होते हैं उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उनके लॉसेस को बेयर करने के लिए उनकी पर्सनल चीज़ों को हम ले सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है कि अगर मान लो चार पार्टनर है और चार में से एक जाकर कोई अपना काम करता है तो वो काम अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने द्वारा जो वो काम कर रहा है वो और पार्टनर्स की तरफ से भी कर रहा है, यानी कि वो पूरी फर्म के लिए काम कर रहा है। तो एक म्यूचुअल एजेंसी उनके बीच में रहती है कि द वन every partner or the one partner, if he is doing any task or performing any activity, he is doing on behalf of the other partner and the firm also, पूरी फर्म के लिए वो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमेशा पार्टनरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि अगर एक पार्टनर की भी अगर डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो पागल हो जाए, तो पार्टनरशिप इमीडिएटली जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑल्सो देयर इन पार्टनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स। मेरिट्स में हम बोलते हैं यहाँ पर कि पार्टनरशिप बनाना बहुत आसान है और इसको क्लोज करना भी बहुत आसान है। आप बस एक एग्रीमेंट चाहिए आपको, वो एग्रीमेंट भी ओरल या आपका written कुछ भी हो। तो इसको बनाना बहुत आसान है, इसको खत्म करना बहुत आसान है। इसमें जो है आपको लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स मिलते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स अगर आप कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर से, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फंड मिल जाते हैं क्योंकि अब एक जना नहीं चला रहा है, अब कम से कम दो तो हैं ही। दो से अगर ज़्यादा जितने भी होंगे उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स आपको मिल जाएगा, उतनी ही ज़्यादा कैपिटल आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। नेक्स्ट इज बैलेंस डिसीजन, क्योंकि अब बेसिकली होता है क्या है इसमें, डिसीजन जो है वो सबसे कंसल्ट करके लिए जाते हैं तो बैलेंस्ड होते हैं। अगर एक ही जना डिसीजन ले तो उसको जो सही लगेगा वो करता है, और कई बार वो डिसीजन सही नहीं भी होता। लेकिन जब आप दो लोगों से पूछ के आपस में सलाह मशवरा करके सारे पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमेशा जो है बैलेंस्ड रहता है। अब इसमें रिस्क भी जो है उसका एक फायदा ये है कि अगर कोई लॉस हुआ तो आपस में आप बांट सकते हो। अब पूरे लॉस का जो बर्डन, जो टेंशन है, वो एक पार्टनर पे नहीं रहेगा। हर पार्टनर को वो टेंशन से गुजरना पड़ता है और वो लॉस को भी उनको चुकाना पड़ता है। सीक्रेसी इज ऑल्सो देयर। आप बिजनेस की जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आप अपने पास तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने सारे के सारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट में रखकर गवर्नमेंट को नहीं दिखानी होती। यू डोंट नीड टू पब्लिश योर अकाउंट्स टू द पब्लिक और टू द गवर्नमेंट। सो सीक्रेट सी जो है वो हमेशा रहती है आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बट इतने सारे मेरिट्स होने के बाद देयर आर सम लिमिटेशन ऑल्सो। आपके फाइनेंशियल जो जो रिसोर्सेज हैं वो मेरिट भी हैं और लिमिटेड भी, लिमिटेशन भी है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर के साथ कंपेयर करते हो तो फायदा है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ कंपेयर करते हो इसे, तो बहुत ही कम आपको कैपिटल मिलती है, तो सोर्सेज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कंपनी। या कंट्रीब्यूट सिर्फ कुछ ही पार्टनर्स हम कुछ ही पार्टनर्स जुड़ के एक पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो वो चार पांच लोग हो गए या आपके 10 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 20 हो गए, बस इतने ही लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने ही लोग अपने बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी लेकर आएंगे। लेकिन जब कंपनी होगी तो कंपनी में कितने बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लाइक 100,000, तो वहां से कैपिटल और ज्यादा बढ़ती है। इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। Then there is lack of continuity. This is also a kind of limitation कि किसी एक पार्टनर के मरने से, उसके इंसॉल्वेंट होने से जो पार्टनरशिप है वो इमीडिएटली एंड हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑल्सो, जो नॉर्मल पब्लिक होती है आपकी, उनको आपस में क्या होता है, आप पब्लिक के सामने अपने रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स नहीं दिखाते, आप पब्लिश नहीं करते। तो जब आप अपने रिकॉर्ड्स, अपने रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स सबके सामने शो नहीं कर रहे हो तो लोग जो है आप पर विश्वास नहीं करते। कंपनी के केस में जब सारी चीज़ें सब लोगों को पता है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लोग जो है विश्वास नहीं करते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
टाइप्स ऑफ पार्टनर भी है, पार्टनर्स भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है आपका जनरल और एक्टिव पार्टनर। जनरल और एक्टिव पार्टनर आपका वो होता है जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, वो आपका जनरल और एक्टिव पार्टनर होता है। लेकिन उसी जगह पे एक और पार्टनर होता है स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ पैसा लगाता है और प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करता है अपना। प्रॉफिट होगा तो वो लेता है अपना हिस्सा, उसमें लॉस में अपना हिस्सा लेता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। एक होता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जो होता है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है सीक्रेटली, और जो है अपनी एसोसिएशन जो है वो जनरल पब्लिक में नहीं बताता, किसी को नहीं पता कि वो इस पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर है, लेकिन वो सीक्रेट पार्टनर है। हालांकि वो सारी चीजें करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, सब कुछ उसने किया, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो इस कंपनी में पार्टनर है। देयर कम्स योर नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो सिर्फ अपना नाम देते हैं कंपनी को, दे ओनली गिव देयर नेम। ठीक है, वो ना तो पार्टिसिपेट करते हैं ना कुछ करते हैं, बट प्रॉफिट में अपना एक हिस्सा ले लेते हैं, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली दे विल गिव देयर नेम। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल्स। ये वो जो है, ही इज द वन who by his words or conducts give impression to the outside world that he is a partner of the firm। ये जो पार्टनर बाय स्टॉपल होता है, ये क्या करता है, ये अपने काम करने के तरीके से ऐसा दिखाता है कि वो इस पार्टनरशिप में पार्टनर है। यानी आउटसाइड वर्ल्ड को वो सिर्फ दिखाता है कि वो पार्टनर है, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाती है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि सबको उसने दिखाया वो पार्टनर है। ठीक है, हु हैज एंटर्ड इनटू डीलिंग विद फर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो कहीं पर भी जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो वो सामने आके दिखा सकता है कि मैं पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक और पार्टनर होता है आपका जो कि फॉल्सली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो पार्टनर है फर्म का, वेयर एज एक्चुअली इज नॉट। लेकिन वो डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, ही डज नॉट डिनाई इट। हालांकि उसको बोल दिया, वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है इसी वजह से अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन वो फर्म में कोई भी पार्टनर वाला काम नहीं करता, ना कैपिटल लेकर आता, ना प्रॉफिट में इन्वॉल्व होता। लेकिन अगर उसकी जो लायबिलिटी लॉस के केस में लोग उसको अगर पकड़ेंगे या उससे बात करेंगे, तो उसके लिए वो लायबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसी ने ही जो है सबके सामने इस बात पे एग्री किया था। There comes your minor as a partner. Now class minor is what? जो 18 साल की उम्र से कम के लोग होते हैं उसको हम माइनर कहते हैं। तो माइनर एज अ पार्टनर, अगर मान लो हमें एक 18 साल से उम्र की लोगों को अगर पार्टनर बनाना हो, तो सबसे पहले तो एक जो 18 साल से उम्र के पर्सन होगा वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म, वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। बट अगर किसी इन केस आपको एक माइनर को एडमिट करना पड़ जाए, तो आप उसको एडमिट कर सकते हो सिर्फ बेनिफिट के लिए, कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप उसको प्रॉफिट देने के लिए इसमें एंटर कर सकते हो, और वो भी आपको सारे और पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर कोई लॉस होगा तो लॉस के लिए वो वहाँ पे बेयर नहीं कर सकता कोई भी लॉस, क्योंकि ही इज माइनर, ही इज अंडर 18, नॉट मोर देन 18। तो लॉस वो बेयर नहीं करेगा, लेकिन प्रॉफिट में उसका हिस्सा रहता है, और उसकी जो लायबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। ओके, एंड ही विल नॉट एलिजिबल टू टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, और ऊपर से वो मैनेजमेंट की किसी एक्टिविटी में भी पार्ट नहीं लेता है। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस